हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस टॉपिक में हम मोमेंटम से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपने मोमेंटम क्या होता है ये वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं ये आशा करूँगा कि ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख के आइए। इससे पहले मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ाया था, तो वो वाला वीडियो तो ज़रूर देखना, उसे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पहले वो सब वीडियो ज़रूर देखो, ताकि तुम्हें एक समझ आ जाए कि चल क्या रहा है, इस चैप्टर में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर तुमने मोमेंटम वाला वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे समझा दूंगा तुम्हें मोमेंटम क्या होता है मोटा मोटा तरीके से, ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम्हें न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है तो वहां पर मैंने तुम्हें मोमेंटम के बारे में बहुत ही इन डेप्थ समझाया था, ठीक है ना। तो देखो, मोमेंटम जो है वो क्या होता है। जो मोमेंटम होता है वो कोई भी मूविंग बॉडी पोजेस करता है। मतलब जब भी कोई मूविंग बॉडी मोशन में होता है तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम भी ज़रूर होता है। और मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोमेंटम को जो है हम डिनोट करते हैं पी से। तो फिर जो फॉर्मूला है वो क्या है, p इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। अगर मैं इनको फुल फॉर्म में लिख दूं, p क्या है, p जो है मोमेंटम है, इज इक्वल्स टू m क्या है, m जो है वो है मास मल्टीप्लाई में v क्या है, v जो है वो है वेलोसिटी। ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, और ये बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा है, तुम्हें याद रखना ही रखना है। तो देखो, मैंने स्टार लगा दिया तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो देखो, जो मोमेंटम है वो पोजेस करता है कोई भी मूविंग बॉडी। जैसे कि कोई, मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है ना, मान लो एक गाड़ी है, एक कार है, ठीक है ना, और ये चल रहा है। तो फिर वो चल रहा है पर उसमें मोमेंटम जो है पॉजिटिव है। अगर वो रुक जाएगा तो उसमें मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी गाड़ी जो है मूविंग पोजीशन में होगा तभी मोमेंटम होगा। ऐसा क्यों? देखो, जो गाड़ी है उसमें कुछ ना कुछ मास तो है, मास जो है वो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। पर जो वेलोसिटी है, सारा का सारा खेल वेलोसिटी पे आ जाता है। जब गाड़ी चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जो है कुछ ना कुछ होगा। मान लो 2 मीटर या फिर 3 या फिर 4, कुछ भी मान लो, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा जब वो कार मूविंग में होगा। पर जब वो गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगा तब उसका मास तो जरूर होगा, उसमें मास तो पक्का ही होगा, ठीक है ना। पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर कोई गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो मोमेंटम पॉजेस नहीं करता है। यही कहने का अर्थ है मेरा। इतना सारा एग्जांपल दे के समझाने के पीछे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्टेशनरी पोजीशन में जो गाड़ी खड़ी है वो मोमेंटम कैरी नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखो, अब हम थोड़ा सा टॉपिक के आगे जाएंगे और पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो देखो, जैसे कि तुम्हें पता है मैं जो है हर एक चीज एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मुझे एग्जाम्पल से समझाना बहुत पसंद है। तो देखो, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पे तुम समझ पाओगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होती क्या है। तो मान लो कि ये है कि मान लो एक गाड़ी है, ठीक है ना, जो खड़ी है रास्ते में। क्या है, गाड़ी जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी है। और पीछे से जो है इसका वेलोसिटी जीरो है ना, क्योंकि ये गाड़ी तो अभी क्या है, रुकी हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड। और पीछे से क्या हुआ, पीछे से जो है वो एक ट्रक आ रहा था स्पीड से। एक जो ट्रक है वो स्पीड से आ रहा था, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या होगा, अब अब कोलिजन होगा। मतलब क्या, कोलिजन का कि जो ट्रक है वो आपस में टकरा जाएंगे गाड़ी के साथ। तो जो ट्रक है और जो गाड़ी है उन दोनों के बीच में टक्कर होगा। तो टक्कर होगा तो क्या होगा, तो टक्कर होगा तो ये जो गाड़ी रुकी हुई थी जिसकी वेलोसिटी जीरो थी वो अब थोड़ी चलने लगेगी, ठीक है ना। उसका वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, अगर इसका वेलोसिटी 2 था तो
इसका वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मतलब ये जो गाड़ी स्टेशनरी पे रुकी हुई थी वो अब चलने लग गई। और इस ट्रक का क्या हाल हुआ? ट्रक का हाल ये हुआ कि ये ट्रक जो है उसका स्पीड कम हो गया। मान लो इसका जो स्पीड है वो अब कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि इस ट्रक पे रिएक्शन पड़ा। अब देखो यहाँ पे जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी काम आता है न्यूटन का। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब क्या? मतलब ये है कि जो ट्रक है जब उसने गाड़ी को ठोका तो उसने कुछ ना कुछ एक्शन लगाया, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, तो फिर फोर्स ने क्या लगाया? एक्शन लगाया। ठीक है ना। तो देखो, अब इस एक्शन का ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होगा, जिसके वजह से जो ट्रक है वो क्या फेस करता है? वो जो है रिएक्शन फेस करता है। ये जो ट्रक है वो क्या फेस करता है? रिएक्शन फेस करता है, जिसके वजह से इसका स्पीड जो है वो घट जाता है। तो यही है क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। इस जो पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब देखो, मोमेंटम कहीं जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक है ना। जो मोमेंटम था वो कंजर्व हो गया। कैसे कंजर्व हो गया? जब ट्रक ने गाड़ी के पीछे मारा तो जितना मोमेंटम था वो गाड़ी पे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो चलने लगा। और एक जो गाड़ी का जो मोमेंटम था उसकी वजह से जो ट्रक का स्पीड है वो स्लो हो गया। यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो, तुमने जो है एग्जाम्पल पक्का से समझ लिया होगा। अब मैं इसको जो है थोड़ा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है ना। ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब मैं स्टेटमेंट फटाक से लिख देता हूँ। तब तक तुम क्या करो कि इस वीडियो में कमेंट कर दो कि तुम्हें सारा समझ में आ रहा है, और तुम इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि ये जो चैनल है ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप सबकी आवश्यकता है, आप सबकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ज़रूर और ज़रूर सपोर्ट करो। तो मैं फटाक से ये वाला स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट है वो लिख ली है। अब मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है। तो देखो, व्हेन टू और मोर बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर। जैसे इस केस में क्या था? एक ट्रक था और दूसरा कार था। जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे एक्ट कर रहे थे ना, तो क्या हुआ था? देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो उन दोनों का जो टोटल मोमेंटम था वो क्या हुआ? वो जो है वो कांस्टेंट रहा, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो टोटल मोमेंटम था वो क्या था? कंजर्व्ड रहा। ठीक है ना। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। जैसे मैंने तुम्हें बोला था, लॉ इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मोमेंटम है वो कंजर्व ही रहता है। कैसे कंजर्व रहता है? तो देखो, कंजर्व इस हिसाब से रहता है कि जो ट्रक था जब उसने टक्कर मारा तो वो कार जो है उसने मोमेंटम गेन किया। ठीक है ना। मोमेंटम क्या किया? कार ने गेन किया। और दूसरी तरफ जो ट्रक था उसने जो है मोमेंटम क्या किया? लूज किया। ठीक है ना। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। इसको हम दूसरी स्टेटमेंट के तौर पे भी समझ सकते हैं, जो वन लाइनर स्टेटमेंट है, जो याद रखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और वो मैं फटाक से लिख देता हूँ। तो वो स्टेटमेंट क्या है? तो वो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या बोलना चाहता है कि जो मोमेंटम है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है या फिर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। मतलब जो मोमेंटम है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास किया जा सकता है। ठीक है ना। पर ना मोमेंटम को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना मोमेंटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही होता है नेचर मोमेंटम का। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना। इसको ही हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। चलो अब हम दूसरी एग्जांपल की ओर जाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसकी ओर नजर डालते हैं। ठीक है ना। तो देखो, दूसरी एग्जांपल में भी क्या है? एक कार है और वो कार जो है इस साइड जो है ट्रैवल कर रहा है। पर पिछली बार क्या था? जो कार था वो स्टेशनरी था, पर इस बार जो कार है वो मूविंग है। और मान लो कि जो कार है वो कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है।
और इस कार का मास कितना है, m1 मास है, ठीक है ना। और उसके पीछे जो है एक ट्रक आ रहा है, तो मान लो उसके पीछे एक ट्रक आ रहा है और इस ट्रक का जो मास है वो m2 है, और ये जो ट्रक है वो भी सेम साइड की ओर जा रहा है, और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो है u2। तो फिर ये एक क्या हो गया, हमारा सिस्टम बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम की अगर तुम टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर तुम फाइंड करना चाहते हो, वो क्या हो जाएगा। तो देखो, जो ट्रक का जो मोमेंटम है वो क्या है, ट्रक का जो मोमेंटम है वो है m2u2। कैसे है m2u2, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता था p इज इक्वल्स टू एम वी। m हमें गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो इसीलिए जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और सेम टू सेम कार की जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगी, m1u1, ठीक है ना। तो फिर देखो, अगर हमें टोटल निकालना है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो हमने जो है प्लस कर दिया। तो हमारा जो टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिशन, टोटल मोमेंटम, एक किस केस के लिए, अभी तो कोई कोलाइड नहीं किया है ना, तो बिफोर कोलिजन मतलब कोलिजन के पहले ये मोमेंटम था। तो मैं लिख देता हूँ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। और मोमेंटम क्या था, m1u1 प्लस m2u2। तो ये जो है हमारा टोटल मोमेंटम निकल गया बिफोर कोलिजन का। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे। तो देखो, अब मैं बता देता हूँ कि कोलिजन होगा। अब देखो, अब जो है कार और ट्रक के बीच में कोलिजन होने वाला है, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, तो जो ट्रक है और जो कार है वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है ना, जिसके वजह से जो कार है उसकी वेलोसिटी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कार की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो ट्रक की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही तो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो, जब इन्होंने कोलाइड कर दिया तो उनके वेलोसिटी में चेंजेस आ गए। तो अब मैं फिर से ये वाला डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो, ये हमारा ट्रक है और इसका मास जो है m2 है, और ये जो है फिर भी इसी साइड ही ट्रैवल कर रहा है, और इसके आगे जो है कार चल रही है और इसकी मास जो है वो है m1। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि स्पीड में चेंजेस आ गए थे, तो पहले हमने स्पीड जो है u से डिनोट किया था, अब हम v से डिनोट करेंगे। तो जो ट्रक की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी, और जो कार की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो v1 हो जाएगी। तो देखो, अब ये भी जो है एक सिस्टम बन गया, ठीक है ना। तो जब इस पूरे सिस्टम की हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रक का अगर मोमेंटम निकालूं वो क्या हो जाएगा, m2v2। और जो कार है उसकी मोमेंटम अगर मैं निकालूं वो क्या हो जाएगी, m1v1। तो मुझे टोटल मोमेंटम निकालना है, तो टोटल मोमेंटम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, ये हमारा टोटल मोमेंटम निकल गया कब, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद टोटल मोमेंटम ये हमारा निकला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो देखो, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि कोलिजन हुआ था, ठीक है ना। तो जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई होगा।
तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा था। देखो जब कोलिजन हुआ था तो फिर ट्रक ने इस कार पे फोर्स लगाई थी। मान लो इस कार पे फोर्स लगाया था F1 का। तो ये क्या था, ये एक्शन था। ये जो है F1 वो क्या है, एक्शन है। और एक्शन के ऑपोजिट एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। तो जो कार है वो ट्रक पे रिएक्शन लगाएगी। और रिएक्शन पे मान लो F2 फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। और ये F2 फोर्स क्या है, ये रिएक्शन है जो किसने लगाई है, कार ने लगाई है। तो F1 फोर्स ट्रक ने लगाया था कार पे, और F2 फोर्स कार ने लगाया था ट्रक पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। तो देखो जो ट्रक है exerts force F1 to the car। तो ट्रक ने क्या लगा दिया, F1 फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके रिटर्न में जो कार है वो क्या लगाएगी, वो रिएक्शन लगाएगी, मतलब F2 फोर्स लगाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कार है वो एक्सर्ट्स करेगी फोर्स F2 टू द ट्रक, ठीक है ना। और F2 क्या है, ये जो है रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन है, ठीक है ना। तो देखो जब ट्रक ने फोर्स लगाया था, मान लो ये ट्रक है, ठीक है ना, और एक कार है। तो फिर जब ट्रक ने फोर्स लगाया कार पे तो उसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा। तो फिर वो एक्सेलरेशन कितना बड़ा वो हमें निकालना है। वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ द कार अगर मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार वो मैं कौन से वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। वो मैं, देखो मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले बताए थे जब मैंने ये वाला सीरीज, ये वाला प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट किया था। और वो 3 फॉर्मूले कौन से चैप्टर के हैं, मोशन वाले चैप्टर के हैं। और वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, पहला तो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये 3 फॉर्मूले मैंने क्या बोले थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो ये हर एक चैप्टर में काम आते ही जा रहे हैं। तो देखो मुझे अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला ज्यादा सूटेबल होगा, पहला वाला फॉर्मूला। क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार बोल रखा है कि अगर एक्सीलरेशन निकालने बोले या फिर टाइम निकालने बोले तो पहले वाले फॉर्मूले को जरूर कंसिडर करना है। तो हम पहला वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पहले वाले फॉर्मूले से एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है ना। ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ठीक है ना। v किसे बोल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो देखो जब ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, v1 हो गई, ठीक है ना। तो देखो जो कार की फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, v1 हो गई। पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 थी। और टाइम तो वो जो है, वो तो जो कोलिजन हुआ था उस टाइम इंटरवल की बात हो रही है वाले टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ। तो देखो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। और फोर्स का मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाले वीडियो में, ठीक है ना। उससे मैं बोलता हूँ कि मेरी जो प्लेलिस्ट है वो इंटरकनेक्टेड है। और इसको जो सीरीज में देखना तभी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कुक का समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m मल्टीप्लाई ए। m जो है वो मास है और a जो है एक्सिलरेशन है। तो एक्सिलरेशन तो हमने निकाली हुई है ना, तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे F1 निकालने के लिए, ठीक है ना। हम जो है कार की एक्सिलरेशन निकाल रहे हैं ना, तो F1 ही निकाल रहे हैं क्योंकि जो कार है वो F1 फोर्स ही फेस कर रही है। तो देखो F1 क्या हो जाएगी, F1 जो है वो हो जाएगी मास। मास किसकी मास, कार की मास, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं कार का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। F1 जो है वो क्या है, फोर्स ऑन द कार। ऐसे मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है, अगर तुम थोड़ा सा ऊपर मुंडी घुमाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो F1 फोर्स ऑन द कार, तो फिर कितना फोर्स लग रहा है, m।
मास क्या था कार का? मास जो था वो मैंने लिया था m1। तो देखो, जो मास है वो क्या है? m1 है, मल्टीप्लाई में ए हमने निकाल दिया है ना, v1 माइनस में u1 डिवाइड बाई टी। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या निकाल लेंगे? अब हम निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एक ड्राइव्ड रिजल्ट होगा। तो मैं तुम्हें पहले से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि ये क्या करवा रहा है, तो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ अभी तुम्हें। तो देखो, पहला हमने कार के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब हम ट्रक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो देखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक क्या होगी। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, ट्रक की अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें हैं, तो उसको हमने डिनोट किया था a2 से। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और ट्रक की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी? v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2 डिवाइड बाय टाइम। टाइम क्या था? दोनों के कोलिजन का टाइम। और अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है फोर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें याद ही होगा आई गेस। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है m मल्टीप्लाई ए। तो हम अब F2 निकाल रहे हैं, क्योंकि जो ट्रक है वो F2 फोर्स फेस कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो, जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? मास, तो ट्रक की मास क्या थी? m2 मल्टीप्लाई में ए हमने निकाला हुआ है, और वो क्या है? v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी। और देखो, मैंने क्या बोला था कि ये जो फोर्स है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो फिर ये कौन सा स्टेटमेंट है न्यूटन का? ये थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। और मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा था। तो देखो, तो फोर्स जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। पर मैंने क्या बोला था? इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या है? कि F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2। माइनस जो है वो ऑपोजिट को डिनोट करता है, ठीक है ना। अब ये बात हो गई। तो देखो, F1 तो हमें पता है ना क्या है। F1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, m1 मल्टीप्लाई v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी। और F2 क्या है? F2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, m2 मल्टीप्लाई v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी। तो जो t से t है वो तो आपस में कैंसिल हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इन ब्रैकेट को खोल देता हूँ। तो फिर जब मैं ब्रैकेट को खोल दूंगा, एक क्या बन जाएगा? m1 v1 माइनस m1 u1। ये u है, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू माइनस m2v2। माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस m2u2। ये हो गया। तो देखो, जो जो माइनस साइन है, मैं अगर इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊं तो प्लस हो जाएंगे, तुम्हें पता ही होगा। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है। तो फिर जब am1u1 इक्वल टू का इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। अब सेम केस इसके साथ होगा, जब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तो देखो क्या हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ये क्या बोला था? ये जो है टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कब? आफ्टर कोलिजन। ये क्या है? आफ्टर कोलिजन का टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। और ये क्या है? ये बिफोर कोलिजन का टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। तो देखो, हमने ये ड्राइव कर लिया कि जो टोटल कंजर्वेशन होगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, वो दोनों क्या होंगे?
इक्वल होंगे, ठीक है ना, वो दोनों जो है बिल्कुल सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, बिफोर कोलिशन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो फिर ये जो रिजल्ट है इसको हमने ड्राइव कर दिया जनरली, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इस डेरिवेशन से हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया है, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस में m2 v2। तो फिर ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये 12 तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बोला ही है कि नोट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो नोट नहीं करता है उसे पेपर के टाइम कुछ याद नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और मैंने हर बार बोला हुआ है कि पेपर हो या रियल लाइफ हो, नोट हर जगह काम आते हैं, ठीक है ना। तो नोट की जो है इज्जत हमेशा किया करो। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक, या फिर बोल सकते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब इसके जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल्स, अब हम उन न्यूमेरिकल्स पे सीधा कूदेंगे। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल्स हैं, और ये पहला न्यूमेरिकल है जो कि क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो देखो पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, पहला न्यूमेरिकल बोलता है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। ये हमको मास दे रखा है बुलेट का, ठीक है ना। इस फायर्ड, यहाँ पे एक वर्ड होगा फ्रॉम, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम। यहाँ पे हमको दो दो मास गिवन है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें दो दो मास गिवन होता है, याद करो याद करो। हमने जो है अभी थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला देखा था जिसमें दो दो मास इस्तेमाल हो रहे थे, कौन कौन से, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। आई होप कि तुम्हें याद होगा वो वाला फॉर्मूला, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स जरूर जरूर बनाया करो, ठीक है ना। तो देखो एक हमें बुलेट का मास गिवन है, इसको मैं m1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी तरफ हमें जो है गन का मास गिवन है, इसको मैं m2 से डिनोट कर देता हूँ। एंड क्या बोल रखा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। और वो जो बुलेट है वो ट्रेवल कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। जो बुलेट है वो ट्रेवल कर रहा है 300 मीटर पर सेकेंड। तो फिर ये v1 हो गया, बुलेट की वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। तो हमको क्या बोला है, हमको बोला है कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। हमें जो है रिकॉयल वेलोसिटी निकाल के देना है, मतलब v2 निकाल के देना है। देख रहे हो कैसे मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हर एक सेंटेंस से मैं मीनिंग ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं रिलेट कर सकूं मेरे गिवन फॉर्मूले से, ठीक है ना। हमारे पास जो फॉर्मूले है वो लिमिटेड है। अब जो डाटा है मुझे उन सारे फॉर्मूले से मैच कर करके देखना होता है कि कौन सा परफेक्टली सूटेड है। तो देखो अब अगर मैं तुम्हें गिवन जो है वो एक बार लिख के दिखा दूं, तो सबसे पहले हमको बुलेट दे रखा है, बुलेट दे रखा है, ठीक है ना। बुलेट में मान लो m1 मास है, मास जो है उसको m1 ले लिया है, और वो मास कितना है 10 ग्राम। और वेलोसिटी भी है उस बुलेट की, वो कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी तरफ वो एक गन है, ठीक है ना, क्या है गन है। और गन की जो मास है m2 से मैंने डिनोट किया हुआ है वो कितनी है 6 किलोग्राम। और उस गन की वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड करनी है, तो v2 जो है वो हमें निकाल के देनी है। तो देखो इन सारे के सारे जो गिवन चीजें हैं उससे मुझे एक फॉर्मूला की तो याद आ रही है, वो क्या है, वो है मोमेंटम वाले फॉर्मूले की। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, p इज इक्वल्स टू एम वी। तो देखो हमें जो है दो चीजें दी हुई है, पहला तो बुलेट है और दूसरा क्या है गन है। तो देखो
ये वाला फॉर्मूला हमें मिल गया, P इज इक्वल्स टू एम वी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, हमें पता है, ठीक है ना। तो देखो इस फॉर्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं अब। तो देखो जो बुलेट और गन की जो मोमेंटम है वो इक्वली होगी ना, मतलब जो बुलेट है वो इक्वल मोमेंटम से निकलेगी जितनी गन की जो रिकॉइल मोमेंटम होगी उससे, ठीक है ना। क्योंकि जो गन है वो हैवी होता है इसलिए इसका रिकॉइल थोड़ा कम होता है, और बुलेट का जो मोमेंटम होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। इसी वजह से जो मोमेंटम होगा दोनों का वो सेम होगा, P1 इज इक्वल्स टू P2। तो देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, M1 मल्टीप्लाई V1 इज इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई में V2। और जो जो गिवन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। M1 हमको गिवन है 10 ग्राम। अब इस ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो जब मैं डिवाइड बाई 1000 करूंगा तो आंसर कितनी आ जाएगी, 0.01 मल्टीप्लाई वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया हुआ है 300 और M2 हमको गिवन है कितना, 6 किलोग्राम मल्टीप्लाई में V2 हमें तो निकालनी है। तो देखो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई में V2। तो जो 6 है वो मल्टीप्लाई में है, तो जो इस साइड जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो V2 है वो क्या हो जाएगा, 3/6, जो किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिकॉयल वेलोसिटी होगी गन की वो कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास 1500 ग्राम। एक कार है उसकी मास हमको गिवन है 1500 ग्राम। तो देखो इसको मैं M1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। ट्रैवल एट 25 मीटर पर सेकेंड, और वो कार जो है ट्रैवल कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से, इसको मैं जो है V1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। कोलाइड्स विथ अनदर कार B, और जो कार A है वो कोलाइड कर गया एक दूसरी कार से जिसकी नाम है B। और वो कार जो है उसकी मास हमको गिवन है 1000 किलोग्राम। AM2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ट्रेवल्ड एट 15 मीटर पर सेकेंड, और वो जो गाड़ी है वो ट्रेवल कर रही थी 15 मीटर पर सेकेंड, हमको V2 गिवन है। इन द सेम डायरेक्शन, और जो दोनों गाड़ी थी वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। देखो मुझे जो है थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करने हैं, ये V1 नहीं ये U1 हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो है ये U1 हो जाएंगे, ये बिफोर कोलिजन की बात है। तो देखो जब कोलाइड हो गए तो मैंने क्या बोला था कि उनके स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, तो सेम टू सेम यही हुआ। जैसे मैंने तुम्हें वो वाला एग्जांपल दिया था, ये क्वेश्चन उसी के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। तो आई गेस कि तुम्हें वाला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत तो आनी है नहीं। तो देखो आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, तो फिर जो V1 है वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद हमें वेलोसिटी निकालनी है कार बी की, जो हम V2 से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। अब उसकी फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले बता के रखी है, वो क्या थी, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है ना। अब सारी चीजें तो हमें गिवन है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो जो चीजें गिवन है। M1 क्या है, 1500 किलोग्राम। और U1 क्या है, U1 जो है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। और V1 क्या है, V1 है 20 मीटर पर सेकेंड। ये सारे जो है कार वन के प्रॉपर्टी या फिर बोल सकते हो कार ए के प्रॉपर्टी हो गए। अब कार बी की प्रॉपर्टी अगर देखिए वो क्या क्या है, उसकी जो मास है कार बी की वो हो जाएगी, वो गिवन है 1000 किलोग्राम। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है, U2 गिवन है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड।
और V2 जो है वो हमें निकाल के देनी है, तो इसको हम V से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। एक कार B के प्रॉपर्टीज हो गए। तो देखो M1 हमको कितनी गिवन है, 1500 किलोग्राम मल्टीप्लाई U1, U1 हो जाएगी 25 प्लस M2, M2 कितनी गिवन है 1000 मल्टीप्लाई U2, U2 हो जाएगी 15 इज इक्वल्स टू M1 कितनी गिवन है, M1 है 1500 मल्टीप्लाई V1, V1 जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस M2, M2 है 1000 मल्टीप्लाई V2, V2 को मैंने डिनोट किया हुआ है V से। तो देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो आंसर कितनी आ जाएगी, आंसर आ जाएगी 52,500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर तुम भूल नहीं गए होंगे तो जो मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आई होप कि तुम्हें ये याद होगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी आंसर, ठीक है ना। ये हो जाएगी किलोमीटर पर सेकंड प्लस और ये 1000 वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 वी। तो ये वाला पार्ट बड़ा है ना, तो मैं 30,000 को इस साइड लेके जाऊंगा, तो जो 30,000 है वो माइनस हो जाएगा किसके साथ, 52,500 के साथ। तो देखो 52,500 माइनस 30,000 और एसआई यूनिट किस में है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसमें कितना है 1000, वो 1000 मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, ठीक है ना। तो देखो जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर कितनी आनी चाहिए, आंसर आ जाएगी 22,500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई वी। अब ये जो 1000 है वो मल्टीप्लाई में है, तो फिर जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जीरो कट जाएंगे, तो जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, 22.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी कार बी की, ठीक है ना। तो हमने वेलोसिटी निकाल दिया कार बी की, वो क्या हो जाएगी 22.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अब बस इसके बाद और एक वीडियो आएगा इस चैप्टर की, और वो क्या होगी, वो जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगी। और मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो वाला वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो वाला वीडियो जो है ज़रूर ज़रूर देखो, ठीक है ना। इसीलिए मैं तुम्हें ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि तुम ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। और हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन समझते हैं कि बोल क्या रहा है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन बोलना चाहता है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसकी मास 10 ग्राम है, इसको हम M1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, और वो मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसको मैं U2 से डिनोट कर देता हूँ, U1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 ग्राम। एक हमें वुडन ब्लॉक दे रखा है, उसकी मास क्या है 900 ग्राम है, तो ये M2 हो गया। और ये बोलना क्या चाहता है कि गेट एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, तो ये बोलना चाहता है कि मान लो यहाँ पर एक लकड़ी का कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना, एक ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का, ठीक है ना। तो जब बुलेट इस लकड़ी पे लगेगी, मान लो बुलेट इधर है, तो जो बुलेट है वो इस लकड़ी पे लगेगी, तो लकड़ी पे लगने के बाद वो बुलेट जो है वो इस लकड़ी को फायर्स करके अंदर घुस जाएगी। तो देखो जो बुलेट है वो इधर जाके रुक जाएगी ना, तो इसको क्या बोलते हैं, गेट एम्बेडेड, ठीक है ना। वो उस वुडन ब्लॉक में जाके घुस गया। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि वो जो वुडन ब्लॉक है वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी। मतलब क्या है इस बात की, तो देखो जब वो बुलेट इस वुडन ब्लॉक में घुसा, तो वो वुडन ब्लॉक पीछे की तरफ ट्रैवल करेगी, ज़रूर ज़रूर ट्रैवल करेगी ना, क्योंकि जो बुलेट है वो
वुडन ब्लॉक पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, जिसके वजह से जो वुडन ब्लॉक है वो पीछे की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। तो हमें निकाल के देना है कि जब वो पीछे की तरफ ट्रैवल करेगा तो वो कितना वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, हमें ये निकाल के देना है। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जनरली हमको V2 निकाल के देना है, ठीक है ना, V2 निकाल के देना है। तो देखो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको गिवन है मास ऑफ द बुलेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ बुलेट। और बुलेट की मास क्या है, वो है 10 ग्राम, और उसको मैंने m1 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। और वेलोसिटी भी गिवन है बुलेट की। वेलोसिटी क्या है बुलेट का, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बुलेट की, 400 मीटर पर सेकंड, और इसको मैंने u1 से नोट किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो वो जो बुलेट है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा उसमें, तो हम मोमेंटम निकाल लेते हैं उस बुलेट की कितनी होगी, ठीक है ना। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोमेंटम जो है वो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास कितनी गिवन है 10 ग्राम, मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकंड। मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें हर बार समझाया हुआ है कि जो एसआई यूनिट होता है मोमेंटम का वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो जो मास है वो किलोग्राम में लेनी होती है। तो देखो ये सब गलतियां जो है याद रखनी होती है, ठीक है ना। तो ग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना किलोग्राम आ गया, 0.01 किलोग्राम आ गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हटा के इसको लिख देता हूँ 0.01 मल्टीप्लाई में 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो जो मोमेंटम है वो क्या आ जाएगी, मोमेंटम जो है वो आ जाएगी 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमने मोमेंटम निकाल दी, किसकी निकाल दी, मोमेंटम ऑफ बुलेट निकाल दिया, ठीक है ना। ये बुलेट का मोमेंटम निकाल दिया, ठीक है ना। अब देखो जो वुडन ब्लॉक है उसकी मास कितनी गिवन है, m2। पर इसमें एक कैच है, वो कैच क्या है कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो बुलेट है वो उसके अंदर घुस गया है ना वुडन ब्लॉक के अंदर, और वो निकला नहीं है, इसका मतलब वो बुलेट उसी के अंदर है। तो जो मास है उस वुडन ब्लॉक का वो अब बढ़ जाएगा, किससे बढ़ जाएगा, क्योंकि बुलेट भी उसके अंदर है और बुलेट का भी कुछ मास है। तो जो वुडन ब्लॉक का मास होगा वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वुडन ब्लॉक। जो वुडन ब्लॉक है उसका मास कितनी हो जाएगी, पहले तो 900 था, ठीक है ना, पर बुल सॉरी यहाँ पर जो है ग्राम है। तो देखो 900 ग्राम थी, पर बाद में क्या हुआ कि जो बुलेट है वो उसके अंदर पायर्स हो गया, और वो बुलेट यहीं पर फंस के रह गया। तो बुलेट का भी मास ऐड हो जाएगा, जो क्या था 10 ग्राम। तो जो वुडन ब्लॉक का मास है वो कितनी आ गई, वो हो जाएगा 910 ग्राम। तो फिर वुडन ब्लॉक का मास कितना हो गया, 910 ग्राम हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। और मैंने हर बार बोला है कि जो ग्राम है उसको किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि जो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना अनिवार्य है। तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो जब 91 को 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितनी आ जाएगी, 0.91 किलोग्राम। ये हो गया मास ऑफ द वुडन ब्लॉक। और हमें क्या निकालनी है, हमें जो है वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो वेलोसिटी को जो है v2 से डिनोट कर दो, और v2 जो है मान लो कि v है, ठीक है ना, v मीटर पर सेकंड। तो अगर मोमेंटम निकालोगे इस वुडन ब्लॉक का, वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगी p इज इक्वल्स टू, ये मान लो ये p1 था, अब p2 क्या हो जाएगी, p2 इज इक्वल्स टू मास m2 मल्टीप्लाई में v2। तो m2 कितनी है, 0.91 मल्टीप्लाई में v2, v2 जो है वो v है। तो ये मोमेंटम निकल गया वुडन ब्लॉक का, ठीक है ना। और हमने बुलेट का मोमेंटम तो निकाल के रखा है। और मैंने क्या बोला था कि जो
मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब वो मोमेंटम एक मीडियम से जाकर दूसरे मीडियम पे इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो जो मोमेंटम होगी बुलेट और वुडन ब्लॉक की वो सेम हो जाएगी, P1 इज इक्वल्स टू P2, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रही है। तो देखो P1 क्या है, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और P2 क्या है, और P2 है 0.91 मल्टीप्लाई में V। तो जो V है वो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 0.91। तो फिर जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितनी आनी चाहिए, आंसर आनी चाहिए 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो जो वुडन ब्लॉक है वो कितनी वेलोसिटी से पीछे की ओर जाएगी, वो जो वुडन ब्लॉक है वो 4.4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से बैकवर्ड की ओर ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। तो यहीं पर खत्म होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसी के साथ एक कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। आई होप कि तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और अगर समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तो ज़रूर ज़रूर लाइक कर दो इस वीडियो को। और मैं ये आशा करूंगा कि तुम इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दोगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि जो शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं, ठीक है ना। एक तुमसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवा दो यारो, बस मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हूँ। तो यहीं पर ख़त्म होता है आज का वीडियो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप कि तुम वो वाला वीडियो ज़रूर देखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।